नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हरियाणा चौपाल में। तो हरियाणा चौपाल में खबरों का शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को दीपावली के त्योहार पर 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उनके लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने एनएचएम के अनुबंध कर्मचारियों की तरफ से विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अथक प्रयासों की सराहना करते हुए इन सभी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 अगस्त को हुई राज्य स्वास्थ्य समिति की आम सभा की बैठक में इस मामले को उठाया गया था। बैठक के दौरान प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में फाइल को फिर से प्रस्तुत किया गया और उसके बाद अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चारों पावर यूटिलिटी के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है। दिवाली बोनस में मुख्यमंत्री ने 1500 रुपए बोनस देने की घोषणा की है और इसके साथ उन्होंने अनुबंधित कर्मचारियों को भी बोनस देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि चारों पावर यूटिलिटी में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कर्मचारी शामिल हैं। वहीं हरियाणा में फार्मासिस्ट के पद के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में समानता लाने के लिए सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फार्मासिस्ट ग्रुप सी सेवा नियम 1998 में संशोधन के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। बैठक में हरियाणा सिंचाई जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता और अपर उपमंडल अभियंता सेवा नियम 2014 को संशोधित करने की मंजूरी भी दी गई है और इसके तहत विभाग में परीक्षा के माध्यम से ही पदोन्नति होगी। खनन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक मुश्त निपटान योजना की मंजूरी दी गई है। पर्यावरण मंत्री मंजूरी प्राप्त करने से पहले ही अवधि के लिए देय राशि और संचालन के लिए सहमति बनी है। इसके अलावा खनन ठेकेदारों की समस्याओं का भी समाधान होगा। ऑपरेशन की इसमें जो बेसिक लोन था, टोटल जो पूरी अमाउंट थी 11 करोड़ 87 लाख थी। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3 करोड़ 12 लाख रुपए है, जिसको हमने वे ऑफ करने की ठानी है और 4 करोड़ 31 लाख जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चार्ज करेंगे। ये 2018-19 का भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण नीति स्वीकृत किया है। इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो कलेक्ट रेट होता था उसके ऊपर जो जमीन होती थी, चाहे सरकार खरीदती थी या सरकार देती थी, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकती थी, क्योंकि जो मार्केट रेट है और कलेक्ट रेट है उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट में हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने दिवाली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों, अमर शहीदों के परिवारों समेत हरियाणा पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही सुख समृद्धि की मंगल कामना व्यक्त की है। डीजीपी ने प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि दिवाली का पर्व शांति, प्रगति और समृद्धि का अग्रदूत है, जो हमें आपस में मिलजुल कर खुशियां बांटने के हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लोगों के सिंथेटिक के बजाय स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पादों के उपयोग को अपनाकर एक सरल, सम्मानजनक और शानदार तरीके से इको फ्रेंडली और कोविड मुक्त दिवाली मनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रोशनी का ये पर्व मनाते समय पर्यावरण प्रदूषण के खतरे और कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं हरियाणा के अलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की है। अभय चौटाला का कहना है कि उपचुनावों में किसानों को जीत मिली है। अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि किसानों के कहने पर ही वो दोबारा विधानसभा से इस्तीफा देने को भी तैयार है।
चौटाला ने कहा कि वो दिवाली त्योहार के बाद प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने के लिए दिवाली के लिए दिल्ली के टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर जाएंगे। और चौटाला ने यह भी कहा कि ये मेरी जीत नहीं, ये किसानों और एलनाबाद के लोगों की जीत है। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा भी किसान आंदोलन मजबूत हो, कृषि के तीनों काले कानून खत्म हो, इसको लेकर के दिया था। और अब भी मैं दीपावली के बाद टिकरी बॉर्डर भी जाऊंगा और सिंघू के बॉर्डर पे भी जाऊंगा और एक बार जाकर के फिर उनसे पूछूंगा कि अगर कृषि के 3 काले कानून खत्म होते हो तो फिर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो उस फैसले से भी नहीं हिचकिचाऊंगा। क्या फिर से इस्तीफा दे सकते हैं समर्थक? सर वो जो बड़ा फैसला आप कह रहे हैं कि आप दोबारा इस्तीफा दे देंगे? अगर मेरे समर्थक कहेंगे कि एक बार फिर इनकी तसल्ली कराने के लिए इस्तीफा दे तो फिर एक बार और सर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने पूरी कोशिशें करी ताकि आप चुनाव ना जीत पाए, इस पर उनको कोई जवाब देना चाहेंगे? जंगल में इनेलो अपने परंपरागत गढ़ सिरसा के एलनाबाद में उपचुनाव जीतकर लाज बचाने में सफल रही, जिसको लेकर मीडिया से बात करते हुए इनेलो प्रवक्ता संदीप गोयत ने भी अभय चौटाला की जीत को किसानों की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जीत से बीजेपी का षड्यंत्र एक्सपोज हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और एलनाबाद की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब एक कांग्रेस पार्टी जो किसान विरोधी 3 कृषि काले कानून लेकर आई, रिकमेंड किया, और एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने किसान विरोधी इन 3 कृषि काले कानूनों को लागू करने का काम किया, तो उनका एक प्रकार से वो षड्यंत्र जो था आज वो एक्सपोज हो गए इस चुनाव के माध्यम से कि किस तरह उन्होंने किसानों के स्वाभिमान को हराने के लिए, किसानों के स्वाभिमान को गिराने का एक जो षड्यंत्र रचा, उसे एलनाबाद की बहादुर जनता ने बिना किसी भय, डर व दबाव के एक जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो हमारे नेताजी हैं अभय सिंह चौटाला जी, उनको अपना स्नेह दिया, उनको सहयोग किया, उनको अपना आशीर्वाद देकर दोबारा से 5वीं बार विधानसभा के अंदर विधानसभा में अभय सिंह चौटाला जी को भेजा। एलनाबाद में 4थी बार वो चुनाव जीतकर विधानसभा में आए। चौटाला तमाम मंत्री, तमाम सांसद और लगभग 80-89 विधायक केवल एक अभय सिंह चौटाला जी को हराने के लिए लगे हुए थे। उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। उसका एक जीता जाता उदाहरण ये है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होना। आपने भी गौर फरमाया होगा कि पिछली बार जहां भरत सिंह बेनीवाल उम्मीदवार थे तो उनको लगभग 35,000 के करीब वोट मिले थे। आज जहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है तो जो वोट का जो शिफ्ट होना हुआ है, आप बूथ वाइज देखिएगा, आप आकलन कीजिएगा हल्के में, हर गांव में, हर बूथ के ऊपर कि किस तरह कांग्रेस के वोट इस तरह गिरे हैं कि सारा का सारा वोट शिफ्ट उनका बीजेपी की तरफ हुआ है। और कुछ समय पहले भी मैं तो एक चीज और कहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा जी जो गोपाल कांडा को अपना अच्छा दोस्त बताकर गए, क्योंकि ये वही गोपाल कांडा जी हैं जिन्होंने 2009 में भूपेंद्र हुड्डा जी के पास बहुमत नहीं था, फिर भी उनको एक समर्थन निर्दलीयों का इकट्ठा करके देने का काम गोपाल कांडा ने किया, जिसका कर्ज उतारने का काम भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको गृह मंत्री बनाकर किया। देखिए, सरकार अपने आंकड़े अपने हिसाब से पेश करेगी, हम हमारा आंकड़ा अपने हिसाब से पेश करेंगे। आपको भी पता है अभय सिंह चौटाला जी ने पिछली बार लगभग 56-57 के करीब मत मिले थे। अब की बार उनको लगभग 66,000 के करीब वोट मिले। तो वोटों का जो वोट संख्या और मतदान जो हुआ था वो भी लगभग उतना ही हुआ था। 1,51,000 के करीब पिछली बार हुआ था, 1,51,000 अब की बार हुआ था। हमें लगभग 7-8 हजार वोट ज्यादा मिले। आप ये देखिए कि पिछली बार हमें 38% का हमें वोट मिला था, अब की बार वही आंकड़ा लगभग 41-42% के ऊपर गया है। तो मत प्रतिशत इंडियन नेशनल लोकदल का बढ़ा है।
चलिए तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दिवाली का त्योहार है, जहां पर लगातार आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने भी पटाखा बैन को लेकर एक अपना ऐलान किया है। इसी को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। कुछ जिलों में पटाखों पर रोक लगाई गई है, लोगों को वहां पर इस नियम का सख्ती से पालन तरह से सारे हरियाणा में हमने कह दिया। हमारे जो दमकल विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह से सतर्क रहेंगे, परंतु लोगों को भी एहतियात बरतनी चाहिए। लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी घटना। वहीं इलाहाबाद चुनावों में कांग्रेस की करारी हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का हमारा प्रदर्शन रहना चाहिए था वैसा नहीं, इसको हम देख रहे हैं। आम चुनावों में अभी समय है और हम इस पर काम कर रहे हैं। इतने सालों से संगठन नहीं है, पार्टी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही इस पर काम होगा। जिन नेताओं का वैसा रोल होना चाहिए था वैसा नहीं रहा, उनको लेकर पार्टी हाईकमान से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव अलग था, हालांकि वहां के चुनावों की जीत उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम जीते। इलाहाबाद में 2 जगह हमारी स्थिति सही नहीं थी, लेकिन हम ज्यादा मजबूती नहीं दिखा पाए। पंजाब में हो रही सियासत को लेकर शैलजा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई कारण नहीं था कि वो पार्टी छोड़े। उनकी कार्यशैली ऐसी थी, ना तो वो जनता से मिलते थे और ना ही अपने नेताओं से, इसी कारण ये सब हुआ। वहीं इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस के प्रत्याशी पवन बेनीवाल को सिर्फ 20,682 वोट मिले हैं और इसे लेकर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को एक सलाह दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पूर्व हरियाणा में अगर हाईकमान जनभावनाओं के अनुरूप फैसला ले लेता है तो हरियाणा में ऐतिहासिक सफलता मिल सकती है, अन्यथा ऐसे ही हालात रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हो सके। अभय चौटाला ने चौथी बार जीत हासिल की है, जबकि जनवरी माह में उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा दिया था, जिसके बाद इलाहाबाद की जनता ने उन्हें एक बार फिर से इलाहाबाद का ताज पहना दिया है। पंचकुला के औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 के प्लॉट नंबर 262 में 268 में स्थित वेस्टवुड फर्नीचर फैक्ट्री में मंगलवार को लगी भीषण आग में झुलसने से 3 कर्मियों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में अग्निकांड का जायजा लेने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 स्थित फर्नीचर फैक्ट्री में हुई अग्निकांड का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, साथ ही हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया। इस दौरान उनके साथ मेयर कुलभूषण गोयल, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, पार्षद हरेंद्र मलिक और जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य बीबी सिंघल भी उपस्थित थे। गुप्ता ने कहा कि हादसे में मारे गए लोगों की भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतकों के स्वजनों की हर संभव सहायता की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने मंगलवार को हरियाणा राज्य भवन में शिष्टाचार मुलाकात की और दोनों राज्यपालों ने दोनों प्रदेशों के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर बातचीत की। इसी के साथ धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। राज्यपाल दत्तात्रेय ने प्रोफेसर गणेशी लाल को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। तो ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, जिन्होंने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से राजभवन में मुलाकात की। यहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं। बंडारू दत्तात्रेय ने गणेशी लाल को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया और ये शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने बताई है। साथ ही दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं भी एक दूसरे को दी। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने मंगलवार को हरियाणा राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की।
और दोनों राज्यपालों ने दोनों प्रदेशों के ऐतिहासिक, सामाजिक और संस्कृति विषयों पर बातचीत की है। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं भी एक दूसरे को दी। राज्यपाल दत्तात्रेय ने प्रोफेसर गणेशी लाल को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दोनों ही राज्यपाल यहां पर मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल, उन्होंने प्रोफेसर गणेशी लाल को स्मृति चिन्ह और शॉल भी भेंट किया है, जिसकी तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। हरियाणा के नूंह में खाद का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। सरसों की बिजाई के बाद किसान अब गेहूं की तैयारी के साथ बिजाई के लिए डीएपी खाद लेने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही खाद की किल्लत नहीं होने की बात करती हो, लेकिन धरातल पर असलियत कुछ और ही नजर आ रही है। पुन्हाना खंड में किसानों का खाद की आपूर्ति नहीं उनको हो पा रही है और बिछोर थाने में पुलिस की निगरानी में 350 डीएपी खाद के बैगों का वितरण किया गया, जबकि करीब 1500 किसान कट्टों को लेने पहुंचे। शाम होते होते किसानों को बिना खाद के मायूस होकर अपने घरों को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान किसानों ने बताया कि सुबह बड़ी उम्मीद के साथ वो खाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसान अधिक होने के चलते उन्हें खाद नहीं मिली। उन्होंने बताया कि फसल बोने के लिए अब टाइम नहीं बचा है। अगर सरकार ने जल्दी खाद की किल्लत को दूर नहीं किया तो किसान बिजाई से वंचित रह जाएंगे। में कट्टा बट रहे भैया, थाने में 300 कट्टा आए हैं बस मात्र, और आप देख सकते हो भीड़ कहां से कहां तक लंबी कतार लगी हुई है। कट्टा खाद की इतनी शॉर्टेज है, किसान इतने परेशान हैं और वो के भरा के खेत सूख रहे हैं, भरे भराए खेत भी। तो कहाँ से लोग आए हैं कट्टे लेने के लिए? ये सिंगार से, इंदाने से, मडियाकी से, झारोकड़ी से, नई से, तिरवाड़े से। बिछोर थाने में। तो कट्टे कुछ दिए गए हैं, कुछ मिला है कट्टा आपको? कुछ नहीं मिला, सुबह से परेशान है। कितने कट्टे अधिकारी बता रहे हैं, कितने कट्टे यहाँ आए हैं? यहाँ कट्टे 300-400 कट्टे आए। तो किसानों की कितनी संख्या है? कम से कम 1000 के लगभग। तो किस तरह की परेशानी आपको हो रही है यहाँ पर? लाइन में लग कर कट्टे मिल ही नहीं रहे, तो परेशानी ये हो रही है। तो सुबह से आप यहाँ आए हुए हो? हाँ जी। कट्टा का वितरण फिलहाल ये इंदाना चौकी है जो बिछोर चौकी में हो रहा है। 350 कट्टे आए हुए हैं, 2-2 कट्टे सभी को दे रहे हैं। जैसी भीड़ कम होएगी या ज़्यादा होएगी तो उसमें एक कट्टा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंगार में भी हो रहा है, 350 कट्टे ही सिंगार में आए हुए हैं। तो कौन सा खाद डीएपी आया हुआ है? डीएपी है, ये डीएपी है और हाँ डीएपी खाद है, कोई दिक्कत ना होगी। और भी कट्टे आ रहे हैं, जैसे 20 रुपैक्स में भी आएगा, रीठेड भी आया हुआ है और सिंगार भी इसमें 20 रू भी आया हुआ है और मोहम्मदपुर भी आएगा। खाद की कोई भी परेशानी ना रहेगी। अभी कितने किसान यहाँ पे हैं? जो किसान लगभग 1000 किसान हैं लगभग। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि जिस तरीके से ये देश को बेचना चाहते हैं वो आम जनता को समझ में नहीं आ गया है। अपने बयान में उन्होंने अयोध्या मंदिर का भी जिक्र किया। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा। जिस तरह से इनकी गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से
ये देश को बेचना चाहते हैं तो आम जनता की समझ में आ गया। मंदिर का इस ऊपर तो आपको वोट मांगी नहीं उन्होंने, वो तो 24 लोग को बनाकर उसका वो करेंगे, फिर जब मांगेंगे कि हमने बना दिया। पहले ये कहते थे कि हमें 4 दिन का 1 हफ्ते का टाइम दे दो, बन का खड़ा कर देंगे। अब लोग को बनाया नहीं, फाउंडेशन ही डाल, तो क्या मंदिर से वोट तलाश कर रहे हैं। हिसार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानून सेवा शिविर का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सरकार द्वारा जनहित के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की गई। शिविर में निजी सामाजिक संस्थाओं द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। किसी का कोई कार्ड बनना है, किसी को जो भी इंफॉर्मेशन या जो सेवाएं उनके लिए हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे आपने देखा आर्टिफिशियल भी दे रहे हैं, ब्लड डोनेशन चल रहा है, सो मैनी थिंग्स, मेडिसिन का। यानी हमारा मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करना कि आपके क्या राइट्स हैं, साथ साथ ये भी बताते हैं कि आपके ड्यूटीज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स आगे जाके जज बनने हैं, वकील बनने हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। हरियाणा में आज पेट्रोल के दाम 106.97 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, तो वहीं डीजल के दाम 98.63 रुपए प्रति लीटर पहुंचा। वहीं राजधानी चंडीगढ़ में डीजल 98.16 और पेट्रोल के दाम बढ़कर 105.94 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। एक तरफ जहां लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों से लोग परेशान हैं, तो वहीं वाहन चालकों के अनुसार लगातार कीमत बढ़ने से उनकी जेब पर गहरा असर पड़ रहा है। क्या महीने में एक बार डीजल डलवाते हैं, मतलब भाई एक हमारे लिमिट है कि 4,000 5,000 की या 4,500 की। अब वो लिमिट क्रॉस हो गई है और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सोने से ज़्यादा महंगा डीजल हो गया है। सोना तो आदमी शादी में बनाता है, लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ है, इसे रोज बनाना पड़ता है। हाँ, या तो सरकार ऐसा करे कि अपनी अपनी ड्यूटी कम कर दे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर। साइबर सिटी गुरुग्राम के पटौदी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक 4 साल के मासूम बच्चे की पेट्रोल डालकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि रोहतक का रहने वाला रिंकू अपने साले के घर अपनी पत्नी से मिलने आया था और पति और पत्नी के बीच पिछले लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। दोनों के बीच एक बार फिर से कहासुनी हुई और रिंकू ने गुस्से में अपने साले के बेटे और बेटी पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 4 साल के मासूम की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी रिंकू की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस दावा भी कर रही है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 साल पहले पटौदी की रहने वाली सुमन का रोहतक के रहने वाले रिंकू नाम के युवक से विवाह हुआ था। दोनों के बीच पिछले काफी लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था और आरोपी की पत्नी अपने भाई के घर रह रही थी। परिजनों ने दोनों के बीच कई बार सुलह कराने की भी कोशिश की, लेकिन बेनतीजा। खुद जिसने आग लगाई वो तो खुद ही इंजर्ड है, वह उसके अलावा 3 और इंजर्ड है, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक 47 साल का आदमी है। क्या मामला था ये इनका, जो है कोई आपसी घरेलू? वो जो रिंकू है बोर गाँव का, उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। उस बारे में कुछ कहा सुनी होके ये सारा मामला हुआ है, उसके बारे में भी जांच की जा रही है। तो अभी जो रिंकू है वो उपचाराधीन है? रिंकू भी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। और जो बाकी हैं वे सब? बाकी विगत दिवस दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में मित्तल स्वीट्स कॉर्नर पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले बदमाश झज्जर में छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस बदमाशों का समय रहते उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसके चलते ये बदमाश अन्य बड़ी वारदात करने के अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। जो बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनमें से दिल्ली के रानीखेड़ा का रहने वाला सोनू और झज्जर के गांव मातन का रहने वाला अर्जुन शामिल है। इनकी गिरफ्तारी की सूचना एएसपी अमित कुमार और डीएसपी राहुल देव शर्मा ने झज्जर लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में की। कि हमारे पास परसों रात को डायल 112 पे कॉल प्राप्त हुई थी कि गुरुकुल है जो झज्जर के अंदर, यहाँ पे 2 संदिग्ध लड़के आए हुए हैं, इनके पास वेपन हो सकते हैं। तो हमारी तुरंत एक्शन विद इन
3 मिनट्स हमारी गाड़ी ERV की वहाँ पहुँच गई और एक लड़के को तो मौके पे से ही काबू कर लिया था विद वेपन। तो उसके बाद हमने उसकी पूछताछ पे दूसरा लड़का भी काबू करा। तो ये 2 लड़के जो पकड़े गए हैं, एक तो सोनू है लड़का अपना रानीखेड़ा दिल्ली का, और दूसरा लड़का है अर्जुन उर्फ मोनू उर्फ मजबूरी, ये मातन गांव का है। और जब इनसे हमने पूछताछ करी और इनके पास से 3 वेपन बरामद हुए थे, एक 9mm पिस्टल बरामद हुआ था, एक 32 बोर का और एक 315 बोर का। तो तीनों वेपन बड़े ऐसे वेपन थे, अच्छे वेपन, अच्छी क्वालिटी के वेपन थे। तो हमें शक हुआ कि किसी न किसी गैंग से जुड़े हो। जब इंटेरोगेट करा तो उन्होंने बताया कि उसी रात को, जिस रात को यहाँ पे आए थे, उन्होंने शाम को दिल्ली के अंदर छावला मोड़ पर मित्तल स्वीट्स पे गोली चलाई थी और काफ़ी हाई प्रोफाइल दिल्ली का मामला बना था। वहीं भिवानी के तोशाम क्षेत्र में दीपावली को लेकर बाजार में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। दुकानों पर खरीदारों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं तोशाम पुलिस प्रशासन भी त्योहारों के मद्देनजर मुस्तैद है। बाजार में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर नाके लगा दिए गए हैं ताकि बड़े वाहन अंदर ना जा सके। इसका सीधे तौर पर फायदा भी देखने को मिला है। आमतौर पर त्योहारों पर लगने वाला जाम इस बार दिखाई नहीं दिया और इस संबंध में थाना प्रभारी जय सिंह ने बताया है कि एसपी के निर्देश पर पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिसको सभी कर्मचारी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बाजार में किसी भी प्रकार का जाम नहीं लगने दिया जाएगा। आम उपभोक्ता अच्छी तरीके से खरीदारी करें और उनको कोई असुविधा नहीं होगी, यही पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। हमने हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के कार्यालय से हमारी ड्यूटियां लगाई हुई हैं। उनसे अलावा हमारी 2 राइडर और एक PCR और एक SHO मोबाइल बार बार बाजार में गश्त कर रही है। हमने बड़े वाहन को अंदर जाने से रोका है और छोटे फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।